के आधार पर व्यंजन। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इस आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है कि कौन से व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लग रही है और कौन से वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगती है। इस आधार पर दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है, जिनके उच्चारण अधिक लगती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। अभी हम सिर्फ व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उससे पहले हमने स्वरों के वर्गीकरण में भी इनको देखा था। तो हमने लिखा था कि सारे स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण हैं? प्रत्येक वर्ग का, आप इस तरह से भी लिखते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और इसके अलावा हमारे जो अंतस्थ वर्ण हैं वो अल्प प्राण में गिने जाते हैं। और इसके बारे में अपन लिखे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण एवं उष्मण। तो कौन कौन से हैं देखें अपन। क, घ और न। इधर च, ज, ट, इधर देखिए अपन। तो क के बाद ख और घ। ये वर्ण अल्प प्राण और महाप्राण में इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। इनके अलावा जैसे उच्छिप्त वर्णों की अपन बात करें तो उच्छिप्त का ढ इधर आएगा और ये यहां आएगा। अंग्रेजी भाषा में अपन देखते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण में एच शब्द लगा हुआ हो, बाद में एच लगे। जैसे अपन क को लिखते हैं तो के लिखते हैं और ख को लिखते हैं तो
के एच लिखते हैं। ऐसे जी को लिखेंगे घ, और घ को लिखने के लिए जी एच का प्रयोग करें। तो जहां ये एच की ध्वनि है वो कौन से वर्ण है? वो महाप्राण ध्वनियां कहलाएंगी। आगे हम पढ़े स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। इस स्वतंत्र में कंपन से तात्पर्य है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में या व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां कंपन करने लगे, झंकृत हो जाए, उस आधार पर भी व्यंजनों का विभाजन किया गया है और उन्हें घोष, सघोष, है ना, घोष भी कह दें, इसे सघोष भी कह सकते हैं, और इसे क्या कहा जाएगा? अघोष कहा जाएगा। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो इसके लिए आप प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, रे, ले, वे और है, ये सभी घोष के अंतर्गत गिने जाएंगे। इसके अलावा अघोष में आए अपन प्रत्येक का पहला और दूसरा वर्ण और श, श और श ध्वनियां अघोष के अंतर्गत गिनी जाएंगी। आप इस तरह से इनको लिख भी सकते हैं। देखिए अपन क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म। इसके अतिरिक्त य, रे, ले, व और है, और इधर आएगा श, 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 और उच्छिष्ट जो ध्वनियां हैं वो भी यहीं आएंगी। इस तरह से आपका जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वह पूरा होता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें हैं जो भाषा को पढ़ते समय आपको जाननी चाहिए। आइए उनकी चर्चा करें। अभी हमने पढ़ा था संयुक्त वर्ण, या हम लिख सकते हैं संयुक्त ध्वनियां। संयुक्त ध्वनियां, संयुक्त ध्वनियां के बारे में मैंने कहा था कि जब वर्ण, दो वर्ण स्वर रहित अवस्था में संयुक्त होकर लिखे जाते हैं तो उन्हें संयुक्त ध्वनियां कहा जाता है। इस आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक है द्वित्व और दूसरा है संयुक्त। द्वित्व से तात्पर्य है जब 2 समान वर्ण
में एक वर्ण स्वरहित अवस्था में हो और जुड़कर हमारे सामने आए। जैसे हम देखें शब्द कुत्ता, तो इसमें ते और ता, ऐसे ही सच्चा, तो यहां पर च के बाद चा या च ध्वनि का आगमन हुआ है। तो ऐसे जो वर्ण है, जैसे त है, च है, इनको क्या कहा जाता है? द्वित्व ध्वनियां कहा जाता है। दूसरी तरफ हम देखें संयुक्त के बारे में, तो संयुक्त के बारे में अपन वहां विशेष रूप से पढ़ चुके थे कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जो बिल्कुल रूप परिवर्तन कर लेते हैं। उनमें कौन से हैं? क और धन, श से छ, त धन र से त्रय, इस तरह के बारे में थोड़ी मैं जानकारी दे दूं। काफी सारे जो विद्यार्थी हैं वो इस तरह से भी श्रेय लिखते हैं जो कि शुद्ध नहीं है। हिंदी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आपको श्रेय इसी प्रकार से लिखना चाहिए। इस तरह की उत्पत्ति का देखें आप, वही आधा से था तो इस तरह से लिखा गया, से इस तरह से लिखा गया। चूंकि ये आधा था, हलंत था, तो इसलिए इसको काट कर इस तरह मिला दिया गया और जो रे है ये वाला इसको यहां लगा दिया गया। तो ये बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से शब्द बना हुआ है श्रेय। तो इसी प्रकार से आप लिखे, इस प्रकार लिखने से आप बचे, क्योंकि जैसा आपकी आदत लग जाएगी आप उसी प्रकार से लिखेंगे। इसके अलावा भी मैंने बताया दय धन यह, और है धन ने, तो इस तरह से भी लिख दिया जाता है। तो ये संयुक्त ध्वनियां हैं और इस संयुक्त ध्वनि बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्रथम जो वर्ण है उसको क्या करना पड़ेगा? हलंत करना पड़ेगा। अब हल और हलंत किसे कहते हैं? तो हल जो आप देख पा रहे हैं, ये जो निशान है ये हल का निशान है, और इस हल के निशान से वर्ण है वो स्वर रहित हो जाता है। जब हल लगा दिया जाएगा तो उसमें क्या नहीं रहा? अब स्वर नहीं है, वो पूरी तरह से क्या है? अब व्यंजन है। और ये हल बनाने के जो नियम हैं वो भी आप जानें। हल कर बनाने के या वर्ण को आधा करने के, स्वर रहित करने के जो नियम है, सबसे पहले आते हैं वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई होती है। जैसे हम बात करें ख या ग या घ, जिनके अंतर्गत ऐसे खड़ी पाई है उनकी ये खड़ी पाई हटा दी जाती है और इस तरह से इन्हें क्या कर दिया जाता है? हल बना दिया जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा, है ना, जैसे संख्या, है ना। इसके अतिरिक्त वे वर्ण जिनमें घुंडी पाई जाती है। अब घुंडी वाले वर्ण कौन से हैं? जैसे क, फ, ये घुंडी वाले वर्ण हैं। क्या कहेंगे इसे? घुंडी वाले। तो इनकी क्या कर दी जाएगी? इनकी घुंडी को हटा दिया जाएगा और इस तरह से क्या बना दिया जाएगा? इनको आधा बनाया जाएगा। इसके अलावा जो लुंठित वर्ण है ना, जो लुंठित वर्ण है उनके नीचे क्या लगा दिया जाएगा? हल्का चिन्ह ही लगाया जाएगा। जैसे ट है,
ठ है, ड है, ढ है, तो इनको हलंत करने के लिए इनके नीचे हल्का चिन्ह ही लगाया जाएगा। ये हल करने के नियम हो गए, है ना। इस तरह से जो व्यंजन है उसको क्या किया जाएगा, स्वर रहित अवस्था में किया जाएगा। अब देखिए एक विशेष वर्ण की हम बात करें, रे के रूप। इस रे वर्ण को आप विभिन्न रूपों में देखते हैं। कभी आप इसे इस रे के रूप में देखते हैं, कभी आपने इसको इस तरीके से भी लगा हुआ देखा है ना। कहीं आप इसे रेफ के रूप में देखते हैं, कहीं ये आपको इस तरह से लगा हुआ दिखाई देता है। तो विभिन्न रूपों में ये किस प्रकार होता है इसको हम जाने विशेष रूप से। तो देखें, ये जो रे है ये हमारा वास्तविक रूप में है, जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा है। जैसे आप कोई भी शब्द लिखे, आपने लिखा रथ, और इसमें रे आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा, जैसे यहां आपने देखा ट्रक, ड्रम, यहां आपको ये रे इस प्रकार दिखाई देता है। वहीं जब अपन लिखे धर्म, कर्म, तो रे इस प्रकार दिखाई देता है। अग्र, क्रम, तो रे हमें इस प्रकार दिखाई देता है। आप जानिए कब ये स्वर सहित अवस्था में है और कब ये स्वर रहित अवस्था में यानी हल अवस्था में है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं ये रे पूरा लिखा हुआ है, यहाँ कोई आपको समस्या नहीं है, रे पूरा है। अब आप इन रूपों में इस रे को देखें, तो इसके बारे में आप एक लाइन देख ले कि ये जो ऊपर जब रे आता है तो ये स्वर रहित अवस्था में होता है। क्या होता है, ये स्वर रहित अवस्था में होता है। अर्थात इसको हम ध्वनियों के रूप में तोड़े इस धर्म को, तो इसको लिखा जाएगा ध, धन ए, धन रे, धन में, धन ए। इस तरह से इसको ध्वनियों में तोड़ा जाएगा। ये जो रे है वो स्वर रहित अवस्था में है, और हिंदी का नियम है कि यदि रे स्वर रहित अवस्था में हो तो वह अगले वर्ण के सिर पर लिखा जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ध के बाद में रे होना चाहिए था बीच में, तो इस रे को कहां रख दिया गया है, मैं वर्ण के ऊपर लगा दिया गया है। दूसरा, यहां देखें आप इस अग्र को, तो इसको ध्वनियों के रूप में आप देखें ए, धन ग, धन ए, सॉरी धन ग और धन रे। यहां ग आधा है और रे पूरा है। रे स्वर सहित है और ग कैसा है, हमारा हलंत है। तो ऐसी जब ध्वनि हो, जब रे से पहले, जब रे स्वर सहित अवस्था में हो और रे से पहले की ध्वनि क्या हो, हलंत हो, तो बाद वाला जो रे है उसको स्वर रहित व्यंजन के नीचे लिख दिया जाता है। जैसे अग्र है, ऐसे ही हम देखें क्रम में क्या हुआ है, क ध्वनि है, उसके बाद रे, ए, धन में, धन ए। ये ध्वनियों के रूप में आप तोड़कर इसको जान सकते हैं कि कब ये स्वर सहित अवस्था में है और कब स्वर रहित अवस्था में है। यहां अपन ये देखें
थोड़ा इस जगह आप देखते हैं तो आपको लगता है कि इन चीजों के नीचे इस प्रकार से चिन्ह लिखा होता है, इसका क्या अर्थ है। तो इसे हंसने के लिए अपन बोल दें कि ये चीजें ऐसी है सर कि ये एक जगह स्थायी नहीं रहती है ना। जैसे ट्रक है तो वो चल जाता है, इसलिए हमने क्या किया है, इसको रोकने के लिए ऐसे प्रकार किया है। यह ड्रम है तो ये भी लुढ़क सकता है, तो इस प्रकार से किया है, ऐसा नहीं है। ये जो चिन्ह है वो दो चिन्हों से मिलकर बना है। वो दो चिन्ह कौन से हैं? तो ये जो चिन्ह है हमारा, ये हमारा हल का चिन्ह, और ये जो चिन्ह है ये आप देख पा रहे हैं यहां पर भी लगा हुआ है, ये किसका है? रे है। ये कौन सा है? रे। तो यहां पर इसको जब हम ध्वनियों में तोड़े तो क्या बन जाएगा? ये देखो, ट्रक को हम ध्वनियों में तोड़े तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? टे। टे के नीचे ये लगा हुआ है हलंत, तो टे आधा है, टे के बाद में रे पूरा है हमारा, और के भी पूरा है। क्योंकि टे जो हल था तो इसलिए जो रे है वो इसके नीचे ही आ गया, और वो नीचे आने की प्रक्रिया के कारण ही इस टे हलंत के नीचे इस रे के जुड़ने के कारण इसको इस तरह से लिखा गया है। तो ये आप जान ले, ये आपके रे के रूप हुए। आपसे कई बार बड़ी कंपटीशन परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है कि रे स्वर रहित अवस्था में है, और आपको शब्द दे दिए जाएंगे और आपको उनमें चुनना होगा। तो आप जान ले कि जब ये सर के ऊपर होता है तो ये कैसा होता है? स्वर रहित अवस्था में होता है। इसके लिए एक लाइन जो हमारे पूजनीय गुरुजी ने बताई थी कि पैर पड़ा पूरा, माथे चढ़ा अधूरा। अर्थात जो व्यक्ति पूरा होता है, संपूर्ण होता है, जिसको ज्ञान होता है, उसके अंदर विनम्रता पाई जाती है, और जो व्यक्ति ज्ञान रहित होता है उसके अंदर अहंकार पाया जाता है। आगे कुछ और हिंदी की प्रमुख जानकारियां वर्णों को लेकर फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।